हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर गुड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीजी लैंड रेवेन्यू कोड का अध्याय 2। ठीक है, सीजी लैंड रेवेन्यू कोड का अध्याय 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय 2 बहुत ईजी है और अध्याय 2 से जो भी क्वेश्चन आप रखे हैं, चाहे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आज बनने ही वाला है। अध्याय 2 खत्म होने वाला है आज। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं, फ्री नोट्स के लिए आपको 91 65 80 71 60 में कॉल करना है ना। कॉल फ्री या बोलिए बताओ फ्री नोट्स। ठीक, आज का वीडियो का नोट्स चाहिए आपको तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा, निःशुल्क नोट्स है, एकदम फ्री है। तो आज अध्याय हम 2 पढ़ेंगे। देखिए आप लोग मेहनत से पीछे मत भागिए। मेहनत से पीछे हटेंगे तो फिर आप पास तो हो जाएंगे, आईएमपी क्वेश्चन पढ़कर आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन चीज़ों का आप समझ नहीं पाएंगे। कल को आप कोर्ट में बैठेंगे, आप जब वकील का काम करेंगे तो आपको चीज़ें कठिन लगने लगेंगी। इसलिए क्या कीजिए, आप सारे धाराओं को अच्छे से समझे। केवल आईएमपी क्वेश्चन पढ़कर केवल पेपर में पास होने का मत सोचिए। पेपर में पास होने से क्या हो जाएगा, आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ कागज़ के समान रह जाएगा, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर चीज़ों को समझना है, पहले बात तो बता दूं, लॉ जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप एक भी लॉ छोड़ते हैं तो आपको दूसरे लॉ पढ़ने में, आपको दूसरी चीज़ों को पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। अभी देखिए ये वाला जो है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता है, इसमें सीआरपीसी और सीपीसी काफ़ी इसमें जुड़ा हुआ है। अगर आपने सीपीसी और सीआरपीसी छोड़ देते हैं तो ये आपको कठिन लगेगा। ठीक है, हालांकि ये तो बन जाएगा, लेकिन और भी ऐसे ऐसे कानून हैं जिससे क्या है, आपको रिलेटेड होता है कानून एक दूसरे से। संविधान तो अपने सबसे ऊपर है। संविधान नहीं पढ़े तब तो फिर सारे कानून बेकार है ना। तो संविधान पढ़ना जरूरी है, आपको सारे कानून को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इसी में देखिए, ऐसा कानून, ऐसा कोई भी कानून जो इसमें नहीं दिया गया है ना, लेकिन ऐसे कानून की ज़रूरत है तो सीपीसी लागू होता है वहाँ पर, इसी कानून में। तो इस प्रकार से सारे कानून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, मेहनत से भागना नहीं है, आपको मेहनत करना है और आपके जो भी सपने हैं उसको पूरा करना है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए चालू करते हैं अध्याय 2। देखिए मेहनत तो अपने ऊपर होता है भाई, मेहनत अपने ऊपर होता है। मेरी बात करोगे तो मैं खुद कोई ट्रेनर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई कहीं से कोचिंग की है, नहीं मैं कहीं पढ़ कर आया हूँ। यहाँ तक कि मेरा तो अभी एलएलबी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा खुद अभी एज जो है 23 है, मैं सिर्फ 23 ईयर्स ओल्ड हूँ। ठीक है, मैं 23 साल का हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। मैं इसके पीछे मेहनत करता हूँ और मैं ये करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, नहीं मैं ट्रेनर हूँ, नहीं मुझे किसी चीज़ का अनुभव है। मैं ये लॉ को पहली बार पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी ज़रूर मेरे तरह कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। बस आपको क्या है, मेहनत से पीछे नहीं भागना है। तो चलिए चलते हैं आज के अध्याय 2 में। अध्याय 2 में दिया गया है राजस्व मंडल। तो राजस्व मंडल की चर्चा किसमें है, अध्याय 2 में है। राजस्व मंडल के अध्याय 2 जो है चालू हो जाती है आपका धारा 3 से। 3 में दिया गया है आपके राजस्व मंडल। राजस्व मंडल की चर्चा दिया गया है आपके धारा 3 में। मैंने पहले बताया था कि राजस्व मंडल क्या होता है। देखिए प्रत्येक राज्य का क्या होता है, एक मंडल होता है। प्रत्येक राज्य का क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूँ यार, प्रत्येक राज्य का क्या होता है, एक मंडल होता है जो क्या करता है, राजस्व वसूलता है। प्रत्येक राज्य का क्या होता है, राजस्व वसूलने के लिए एक मंडल होता है जिसे हम राजस्व मंडल कहते हैं। ठीक है, सीजीएलआरसी की धारा 3 में है ना, 3 में क्या है, इसकी चर्चा है। छत्तीसगढ़ के जो राजस्व मंडल है उसकी चर्चा सीजीएलआरसी की धारा 3 में है, जिसको अब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और देखिए इस मंडल के क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ये, एक अध्यक्ष होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति इनकी करता है राज्य सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार क्या करता है, इनकी नियुक्ति करता है। क्या होता है, प्रत्येक राज्य का क्या होता है, प्रत्येक राज्य का राजस्व वसूलने के लिए एक मंडल होता है जिसे हम राजस्व मंडल कहते हैं। ठीक है, और सीजीएलआरसी की धारा 3 में क्या है, राजस्व मंडल की चर्चा है। छत्तीसगढ़ की राजस्व मंडल की चर्चा किसमें है, तो धारा 3 में है। ठीक है, इसके एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। राजस्व मंडल के एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, फटाक से मिटा रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ना। ये क्या कार्य करते हैं,
देखिए क्वेश्चन बनेगा भाई, राजस्व मंडल के गठन को बताइए, क्षेत्राधिकार को बताइए, शक्तियाँ को बताइए, है ना, इनके कार्य क्या होते हैं। देखिए राजस्व मंडल जो है 2-3 तरह के कार्य करते हैं। एक तो ये प्रशासनिक कार्य करता है, प्रशासनिक कार्य करता है। देखना पटवारी और तहसीलदार को आप खेतों में देखना, प्रशासनिक कार्य करता है। ये आपका न्यायिक कार्य भी करता है, न्यायिक कार्य भी करता है, और राजस्व वसूलने संबंधित कार्य करता है। और भूमि के राजस्व, भूमि से क्या करता है, राजस्व वसूलने का कार्य करता है, राजस्व वसूलने का कार्य करता है। ठीक है, क्या क्या कार्य करता है, तो प्रशासनिक संबंधी कार्य करता है, न्यायिक संबंधी कार्य करता है, और भूमि से राजस्व वसूलने का कार्य करता है आपका राजस्व मंडल। राजस्व मंडल के गठन को बताइए कहना है तो पूछेगा प्रश्न, तो इसी को लिखना है। ठीक है, प्रशासनिक संबंधी कार्य जैसे कि देखना आप लोग, खेत का आप जो है, खेत के जो टुकड़े करवाएंगे, अगर बंटवारा अटवारा होता है, पटवारी अटवारी जाते हैं, तहसीलदार भी जाते हैं, अगर भूमि संबंधी कोई मामला हो जाता है ना, वाद विवाद कोई, तो प्रशासनिक संबंधी भी कार्य क्या करता है, तहसीलदार करता है, आपका ये राजस्व अधिकारी वगैरह करते हैं। न्यायिक कार्य तो अगर कोई भूमि संबंधी वाद विवाद है तो उसका भी क्या होता है, उसका भी क्या करता है, उसका हल किया जाता है कहाँ, तो आपके राजस्व मंडल में। याद रखिए, अगर राजस्व मंडल में कोई विवाद जा रहा है, कोई वाद, भूमि संबंधी कोई वाद राजस्व मंडल में जाता है, तो वो जो है आपके सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, और अगर सिविल कोर्ट में चला गया है तो सिविल कोर्ट का क्या इसमें नहीं जाएगा, राजस्व मंडल में नहीं जाता है। ठीक है, तो ये सही उसके कार्य हो गए। अब देखिए राजस्व मंडल कहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या होता है, राजस्व मंडल जो है एक अर्धन्यायिक निकाय है, अर्धन्यायिक निकाय है। अर्धन्यायिक निकाय मतलब कि अगर आपने प्रशासनिक विधि पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ। अर्धन्यायिक मतलब कि ऐसा जो प्रशासनिक सेवा भी करता है, लोगों की सेवा भी करता है, और उनके जो वाद विवाद आता है उनका निराकरण भी करता है। तो इस प्रकार से वो दोनों कार्य करता है, सेवा करने का भी कार्य करता है और विवाद को सुलझाने का भी कार्य करता है। इस प्रकार से अर्धन्यायिक होता है। अब राजस्व मंडल कहाँ कहाँ पर, तो देखिए राजस्व मंडल जो है ना, अपने राजस्व मंडल का ना प्रधान कार्यालय तो अपने बिलासपुर में है। प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, तो बिलासपुर में है। देखिए राजस्व मंडल का प्रधान कार्यालय अपने बिलासपुर में है, और जगदलपुर जिसके अंतर्गत आपका बस्तर एरिया आ जाता है, जगदलपुर और रायपुर में इसके सर्किट कोर्ट हैं। रायपुर में क्या है, इसके सर्किट कोर्ट है। बोले तो आप बोल सकते हैं इसके उप प्रधान कार्यालय रायपुर, जगदलपुर और रायपुर में है। ठीक है, तो देखिए राजस्व मंडल का अपना प्रधान कार्यालय बिलासपुर में है, और जगदलपुर तथा रायपुर में क्या है, उसका सर्किट कोर्ट है, यानी कि प्रधान उप कार्यालय है। ठीक है, तो इतना हो गया आपका राजस्व मंडल के गठन में। अब राजस्व मंडल के गठन धारा 3 हो गया। अब धारा 3 में इतना ही दिया है। अब चलिए चलते हैं धारा 4 में। धारा 4 में दिया है आपका, धारा 4 में दिया गया है आपका प्रधान स्थान, जो अभी बताया मैं, प्रधान स्थान के बारे में दिया गया है ना, राजस्व मंडल के प्रधान स्थान के बारे में दिया गया है। और अन्य स्थान, बैठक के लिए अन्य स्थान की चर्चा है, सदस्यों की बैठक के लिए अन्य स्थान की इसमें क्या है, चर्चा है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो प्रधान स्थान है, राजस्व मंडल का जो प्रधान स्थान है वो तो बिलासपुर में है, और इसको कौन तय करता है, तो इसको राज्य सरकार तय करता है। प्रधान स्थान राज्य सरकार तय करता है। प्रधान स्थान यानी कि कहाँ पर होगा भी मुख्य कार्यालय, तो राज्य सरकार जो है इसको तय करता है। राज्य सरकार क्या करता है, तय करता है। कौन तय करेगा, राज्य सरकार तय करेगा। ठीक है, और रहने को कहाँ पर है हमारे छत्तीसगढ़ का, तो बिलासपुर में है। अभी बताया मैंने, बिलासपुर में प्रधान कार्यालय बिलासपुर में है। बैठक एवं अन्य स्थान, तो देखिए इसकी बैठक और बैठकों के लिए, सदस्यों की बैठकों के लिए अन्य स्थान कहाँ पर है, सदस्यों की बैठकों के लिए अन्य स्थान जो है, सदस्यों की बैठकों के लिए अन्य स्थान, ये भी कौन तय करता है, बैठक के लिए अन्य स्थान। एक मिनट यार, ठीक, इतना हो गया ना। ठीक है, बैठक के लिए अन्य स्थान की बात मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं बैठक के लिए अन्य स्थान के बारे में बता रहा था। तो देखिए अपना सदस्य जो है, राजस्व मंडल के सदस्य तथा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, अन्य स्थानों पर भी क्या कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। अन्य स्थानों पर भी क्या कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो बिलासपुर में ही करे, हो सकता है वो अपने रायपुर चला जाए, जगदलपुर में चला जाए, अन्य स्थानों पर भी क्या कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। और उन अन्य स्थानों को तय कौन करता है, उन अन्य स्थानों को तय करता है आपका राज्य सरकार,
यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तय कौन करेगा, स्थान का तय कौन करेगा, स्थान को जो स्थान होते हैं अन्य स्थान उसको तय करेगा आपका राज्य सरकार, और आपका जो अध्यक्ष है मंडल का अध्यक्ष है वो मिलकर करते हैं। राज्य सरकार तथा अध्यक्ष जो अन्य स्थान है उसको तय करेंगे कि कहाँ पर बैठक होगी। प्रधान कार्यालय को छोड़कर और कहाँ पर बैठक किया जा सकता है, तो उसका कौन तय करता है, उसका निर्धारण करता है आपका राज्य सरकार और अध्यक्ष मिलकर। ठीक है, तो ये हो गया आपका धारा 4। धारा 4 क्या कहता है, प्रधान स्थान। तो देखिए प्रधान स्थान, तो एक तो प्रधान स्थान होगा ही भाई जहाँ पर क्या मुख्य कार्यालय होगा, तो अपने बिलासपुर में है, कौन तय करता है प्रधान स्थान कहाँ रहेगा, तो राज्य सरकार तय करता है। ठीक है, बैठक के लिए अन्य स्थान भी, देखिए बैठक के लिए अन्य स्थान भी तय किए जा सकते हैं। जो सदस्य है राजस्व मंडल के वो अन्य स्थानों पर भी बैठक कर सकते हैं, लेकिन कौन सी स्थान पर बैठक करेंगे, अन्य कौन सी स्थान पर बैठक करेंगे, इसकी जो है निर्धारण कौन करता है, तो राज्य सरकार और मंडल का अध्यक्ष दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। धारा 4 के बताते हैं आपका धारा 5। धारा 4 के बताते हैं आपका धारा 5। धारा 5 में दिया है सदस्यों की सेवा शर्तें। सदस्यों की सेवा शर्तें, सदस्यों की सेवा शर्तें को हम देखते हैं। सदस्यों की सेवा शर्तें, देखिए सदस्यों की सेवा शर्तें, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो सदस्य हैं उसके क्या क्या शर्त होंगे, सेवा के क्या क्या शर्त होंगे। तो पहली बात तो ये कहते हैं कि सदस्य यदि है ना, बोर्ड की किसी सदस्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना, या क्या देता है वो अपना त्याग पत्र दे देता है, भाई ये लो भाई मैं नहीं करूँगा, मृत्यु कर हो जाती है, त्याग पत्र दे देता है, या क्या करता है कार्य करने में असमर्थ है ना, कार्य करने में असमर्थ है, या अन्य कोई कारण है जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, अपनी जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, अपनी जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसको क्या करता है, वो पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको वो पूरा नहीं कर सकता है। तो अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो राज्य सरकार है उसके बदले नए सदस्य की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अब कौन करेगा, तो राज्य सरकार। ठीक है, क्या है, अगर किसी सदस्य बोर्ड के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, या त्याग पत्र दे देता है, या असमर्थ हो जाता है, लंगड़ा लुंगड़ा या कुछ हो गया, पागल वागल हो गया है ना, या अन्य कोई कारण है, या अन्य कोई ऐसा कारण आ जाता है जिसकी वजह से वो अपनी दायित्व को निभा नहीं पा रहा है, अपनी जो सदस्यता है उसकी जिम्मेदारी को सही से निभा नहीं पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, राज्य सरकार जो है उसके स्थान पर नए सदस्य की नियुक्ति कर सकेगा। ये कहता है आपका सबसेक्शन 1। ठीक है, अब आते हैं आपका सेकंड। ये कहता है आपका कि जो राज्य सरकार है, ठीक है, तो सेकंड ये कहता है आपका मंडल के अध्यक्ष तथा सदस्य की सेवा शर्तें कौन तय करेगा, सेवा शर्त को कौन तय करेगा, तो आपका राज्य सरकार इनकी सेवा शर्त को तय करेगा। मंडल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें कौन तय करेगा, राज्य सरकार। सेवा शर्तें मतलब कि क्या क्या एबिलिटी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन से अनुभव चाहिए, ये सब राज्य सरकार तय करेगी। भाई बोर्ड के सदस्य बनने के लिए उस पर क्या गुण होना चाहिए, क्या उसके पास योग्यता होनी चाहिए, क्या अनुभव होना चाहिए, ये सब कौन तय करेगा, तो राज्य सरकार तय करेगा। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा ये कहता है आपकी योग्यता की चर्चा है। तीसरा में क्या है, आपकी योग्यता पात्रता की चर्चा है कि क्या क्या आपके कौन व्यक्ति जो है सदस्य बन सकता है, मंडल का कौन व्यक्ति सदस्य बन सकता है, योग्यता की चर्चा आपके तीसरा में है। तो कौन बन सकता है, तो पहला ये कहता है कि वो जो हाई कोर्ट में जज रहा हो, ठीक है, हाई कोर्ट में जज रहा हो। दूसरा ये बन जाता है आपका वो जो है राजस्व अधिकारी रहा हो, या 5 वर्ष तक कलेक्टर के पद पर रहा हो, यह है उसकी योग्यता। राजस्व मंडल के सदस्य बनने के लिए आपके पास इतनी योग्यता होना चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास हाई कोर्ट का जज रहा हो, या वो जो राजस्व अधिकारी रहा हो, या 5 वर्ष तक क्या हो, कलेक्टर के पद पर कार्य किया हो, तो क्या है, बोर्ड का सदस्य बन सकता है। ये है आपकी योग्यता। ये हो गया आपका धारा 5, वेरी इंपॉर्टेंट धारा 5 है ना, नोट्स में मिल जाएगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है। अब आता है धारा 6। धारा 6 में दिया गया है आपका वेतन एवं भत्ते। धारा 6 में क्या दिया है, वेतन एवं भत्ते। देखिए भी अब वो कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन तो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, फ्री में थोड़ी ना कोई कार्य करेगा, है ना। वेतन, तो देखिए इसका वेतन कौन देते, तो देखिए राजस्व मंडल के सदस्यों अध्यक्ष को जो वेतन जो है ना,
राज्य सरकार देती है, और राज्य सरकार क्या है, इनको तय करती है इनका वेतन। इनका वेतन कौन तय करती है, तो राज्य सरकार तय करती है ना। वेतन कौन तय करती है, तो राज्य सरकार। राज्य सरकार इनका वेतन तय करती है। बोर्ड के सदस्यों की वेतन कौन तय करता है, तो राज्य सरकार तय करती है। इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो इनको जो है राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अब ये संचित निधि क्या होता है, तो समझिए क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना, और नहीं पढ़ा होगा तो कहाँ पता होगा, लेकिन पास तो हो गए, है ना। तो वही बोल रहा हूँ, पास तो हो जाओगे, लेकिन जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर देखो संचित निधि आ गया, संविधान में पढ़े होगे संचित निधि तो जान जाओगे, नहीं पढ़े होगे तो भले ही पास तो हो गए आप सेमेस्टर, लेकिन संचित निधि क्या है इतना नहीं पता होगा। तो देखिए संचित निधि क्या होता है, तो संचित निधि मतलब कि राज्य का जो टोटल पैसा होता है उसे हम राज्य का टोटल पैसा, राज्य का जो टोटल पैसा होता है उसे हम संचित निधि कहते हैं। राज्य का टोटल पैसा को हम क्या कहते हैं, संचित निधि कहते हैं। राज्य का टोटल पैसा, जैसे हमारे देश का टोटल पैसा होता है वैसे ही राज्य का भी टोटल पैसा होता है, तो राज्य के टोटल पैसा को हम संचित निधि कहते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था कि ऋण लेने से, कर वसूलने से सरकार को क्या मिलता है, राजस्व मिलता है, और वो राजस्व से जितना पैसा प्राप्त होता है उसी को हम संचित निधि कहते हैं। उसके बाद सरकार तय करती है, उसी संचित निधि से फिर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को वेतन दिया जाता है ना। इन जजों को वेतन मिलेगा, फिर आपके कलेक्टर सेलेक्टर को वेतन देगा, फिर कुछ गांव के धान खरीदेगा सरकार, उसको वेतन है, उसको पैसा देगा, है ना। फिर कुछ योजनाओं में पैसा देगा, सड़क बनाएगा, पुल बनाएगा, ये सब विकास कार्य करेगा। तो कहाँ से पैसा लाएगा, तो इस संचित निधि में से पैसा निकालता है ना। संचित निधि से क्या करता है वो, संचित निधि से क्या करता है, सरकार पैसा निकालता है। संचित निधि से पैसा कैसे निकलता है, इसको जानना है तो आपको संविधान पढ़ना होगा, ठीक है। संचित निधि से पैसा निकालना आसान नहीं है, एक नियम कानून के तहत निकलता है। तो कैसे, कौन देगा वेतन, राज्य सरकार जो है वेतन तय करता है इनका, राजस्व मंडल के सदस्यों का राज्य सरकार वेतन तय करता है, और संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। अब ये हो गया छठवां। सातवां क्या कहता है आपका, सातवां ये कहता है आपका, सातवां कहता है राजस्व मंडल का अधिकारिता। राजस्व मंडल की अधिकारिता, राजस्व मंडल की अधिकारिता। देखिए राजस्व मंडल की अधिकारिता तो पूरे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, राजस्व मंडल की अधिकारिता शक्ति पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। राजस्व मंडल की अधिकारिता का शक्ति पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। वो बस्तर का मामला रहा हो, या वो जगदलपुर का रहा हो, या आपके इधर सरगुजा जाओ, या आपके जांजगीर बिलासपुर का मामला रहा हो, या भूमि से संबंधित पैसा वसूलना हो, सब, या उस कहीं से भी जो भी राजस्व अधिकारी कहीं भी काम कर रहा हो, चाहे बिलासपुर में जी है ना, रायपुर में कहीं पर भी कर रहा हो, सरगुजा में कर रहा हो, बस्तर में कर रहा हो, सारे के ऊपर राजस्व मंडल क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसकी अधिकारिता शक्ति होती है। पूरे छत्तीसगढ़ की भूमि पर क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ की भूमि पर राजस्व मंडल की अधिकारिता शक्ति है। तो राजस्व मंडल की अधिकारिता शक्ति किसका है, कहाँ पर है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य पर है। अगला आता है आपके, इसमें इतना ही है बस कि छत्तीसगढ़, देखिए राजस्व मंडल की जो अधिकारिता शक्ति है वह क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ पर है। वह अपना शक्ति का प्रयोग पूरे छत्तीसगढ़ में कर सकता है, ठीक है। धारा कितना हो गया, 7, ये 8। धारा 8 कहता है आपका राजस्व मंडल का अधीक्षण शक्ति, अधीक्षण की शक्ति है ना, अधीक्षण की शक्ति है। देखिए अधीक्षण की शक्ति मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए, जैसे कि हाई कोर्ट क्या करता है आपका, हाई कोर्ट क्या करता है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर, अपने अधीनस्थ जितने भी आपके ट्रायल कोर्ट है ना, तो उस पर क्या करता है, हाई कोर्ट नियंत्रण रखता है। देखिए हाई कोर्ट में फिर आ जाता है आपका जिला है ना, जिला कोर्ट, फिर आपका ये सब सिविल कोर्ट वगैरह, तो इन सब पर नियंत्रण कौन रखता है, हाई कोर्ट रखता है। हाई कोर्ट है ना, ये सब क्या है, हाई कोर्ट के अधीनस्थ कोर्ट है। तो ठीक उसी तरह से जो आपका बोर्ड है, राजस्व मंडल है, क्या करता है, वो जितने भी छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग है सब पर नियंत्रण रखता है, सब पर क्या करता है, सबको देखता है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट क्या करता है, सारे एक राज्य के सारे कोर्ट को क्या करता है, नियंत्रण रखता है, सबका देख रेख करता है। ठीक उसी तरह से आपका ये जो राजस्व मंडल है वो क्या करता है, पूरे राज्य के जो राजस्व विभाग है उसको देखता है। ठीक, जैसे कि भाई अपने ये क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला अगर अपने अधिकार का गलत उल्लंघन कर देते तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उत्प्रेषण और प्रतिषेध पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, संविधान पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक उसी प्रकार से कहीं का भी मामला जो क्या हो सकता है, राजस्व मंडल देख सकता है उसको भी।
तो क्या कहता है यहाँ पर, कहता ये है कि जो राजस्व मंडल के अधीक्षण शक्ति के बारे में बताया गया है, तो जिस प्रकार से हाई कोर्ट क्या करता है, पूरे राज्य के कोर्टों को नियंत्रण करता है, उसी प्रकार से राजस्व मंडल पूरे राज्य के राजस्व विभाग का क्या करता है, नियंत्रण करता है, देख रेख करता है। ठीक, अगला 8वां में इतना ही है। 8वां के बाद आता है आपका 9वां। नोट्स मिल जाएगा आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं। 9वां कहता है मंडल का एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय न्यायपीठों की मदद से क्या करना, न्यायपीठों की मदद से। देखिए ये आपका क्या कहता है, धारा 9 कहता है कि मंडल जो है अपने एक सदस्यीय एक से अधिक बहुसदस्यों द्वारा क्या कर सकता है, न्यायपीठों द्वारा। मंडल अपने एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय न्यायपीठों द्वारा की मदद से क्या कर सकता है, मंडल के लिए जो नियम बनाया गया है, मंडल की नियंत्रण संबंधी या कार्य करने संबंधी, मंडल जो कार्य करता है उसके संबंधी, कार्य संबंधी क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। ठीक, मंडल क्या कर सकता है, मंडल अपनी एक सदस्य या एक से बहुसदस्यीय जो है, एक सदस्य की मदद से या बहुसदस्यों की मदद से क्या कर सकता है, मंडल जो है मंडल के लिए कार्य करने संबंधी या मंडल के नियंत्रण संबंधी क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। ठीक है, ये कहता है आपका धारा 9। धारा 9 में आपको मिल जाएगा, मतलब कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि देखिए अपना ये राजस्व मंडल है, अब इसके सदस्य हैं, तो वो लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, कि मंडल का कार्य के लिए, मंडल के कार्य करने के लिए या मंडल को नियंत्रण करने के लिए, है ना, मंडल के कार्य करने के लिए, मंडल को नियंत्रण करने के लिए नियम कानून जो है बना सकते हैं। बस इतना ही कर रहे हैं। धारा 9 के बाद आता है आपका धारा 10। धारा 10 ये कहता है कि जितने भी धारा 10 ये कहता है कि इस कानून के बनने से पहले, ठीक, कौन से कानून के बनने से पहले, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड बनने से पूर्व जितने भी लंबित मामले हैं, पेंडिंग केसेस है ना, लंबित मामले मतलब कि पेंडिंग केसेस मामले हैं, जितने भी लंबित मामले यानी कि पेंडिंग केसेस हैं, बनने के पूर्व जितने भी लंबित मामले हैं, या आपका पुनर्निरीक्षण है, या अपील है, या अन्य कोई आवेदन दिया गया है, या अन्य कोई कार्यवाही है, वो सब किसके द्वारा सुने जाएंगे, तो राजस्व मंडल के द्वारा। ठीक, धारा 10 ये कहता है कि इस कानून के बनने से पूर्व, देखिए कानून कब बना, 1959 में, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सीजी और एमपी एक था। ठीक है, अब सीजी एमपी एक था, इसके लिए कौन सा कानून चल रहा था, MPLRC है ना, MPLRC है ना, 1959 चल रहा था। मतलब कि इधर अपन रायपुर में भी कोई मामला आता था तो वो भी किसके द्वारा सुना जाता था, MPLRC 1959 के तहत, है ना, जो वहाँ का राजस्व मंडल का जो अध्यक्ष होगा उसके माध्यम से पूरे सीजी और एमपी को मिलाकर देखा गया था, दोनों के केसेस को देखा जाता था, क्योंकि एक में था। लेकिन जब एमपी से सीजी अलग हो गया, कब अलग हो गया, 2000 को मान लीजिए अलग हो गया, है ना, मान लीजिए क्या अलग ही हुआ था। सीजी जब अलग हो गया तो जब ये एक साथ था तो कई ऐसे केसेस, जब एमपी और सीजी एक साथ थे तो कई केसेस होंगे जो छत्तीसगढ़ के अंदर आया होगा, जो कई केसेस होंगे जो अब छत्तीसगढ़ के अंदर आ चुका होगा अलग होने के बाद, जो क्या होगा, लंबित रहा होगा, यानी इधर लंबित रहा होगा, या पुनरीक्षण के लिए दिया गया हो, या अपील के लिए दिया गया हो, या आवेदन के लिए दिया गया हो, या कार्यवाही के लिए चल रहा होगा उसमें किसी प्रकार का। लेकिन क्या हुआ 2000 में तो अब अलग हो गया, तो इन सब मामले को कौन देखेगा, तो इन सब मामले को अब छत्तीसगढ़ का जो नया राजस्व मंडल बना है वो देखेगा, यही कहा गया इस पर। ठीक है, तो जितने भी इस कानून के बनने से पूर्व जितने भी आपके लंबित मामले थे, वो सब लंबित मामले, पुनरीक्षण संबंधी, अपील संबंधी, आवेदन, कार्रवाई जो भी थे, वो सब किसके अधीन देखा जाएगा, तो राजस्व मंडल उसको देखेगा इस कानून के बनने से पूर्व।
ठीक है। अब ये हो गया आपका ख़त्म धारा 10 भी और आपका इस प्रकार से अध्याय 2 भी। तो बस इसमें इतना ही दिया गया है और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स के लिए आप क्या है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन गो ये ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपको इतना काफ़ी होगा। छोटा वीडियो बोल रहे थे, छोटा वीडियो बना दिया हूँ। अध्याय 3 को आज या कल फिर डाल दूँगा, थोड़ी देर में यहाँ डाल सकता हूँ और अपलोड कर दूँगा, ठीक है। जल्दी ही ख़त्म करूँगा, छोटा छोटा बना के जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।